अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं। मैं हूं उसामा ताहिर और जैसा कि आप जानते हैं आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद उसामा ताहिर। स्टूडेंट्स, हम पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 को एक्सप्लेन कर रहे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह 58 लाइंस तक को एक्सप्लेन कर पाए हैं। कुछ मैं बिज़ी था, इस वजह से रेगुलर बेसिस पे वीडियोस नहीं बना सका, लेकिन अब मैं काफ़ी सारी लाइंस ले ली हैं, तो आप ये लाइंस को स्टडी करें। आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि लाइंस काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता है चलो। बैकग्राउंड ये है बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स के पिछली लाइंस में एपिक पोइम्स का कंपैरिजन करते दिखाई देते हैं जॉन मिल्टन के मेरी एपिक पोइम कितनी ज़्यादा अजीम है बाकी तमाम एपिक पोइम्स से, क्योंकि उनके अंदर सारी वर्ल्डली वॉर्स और फीस्ट, खेलों का और इस तरह की नुमाइश की चीज़ों का जिक्र होता है। लेकिन मेरी पोइम जो है वो डिवाइन है और हेवनली म्यूज़, शायरी की देवी जो है वो मेरी हेल्प करती है, मुझे लाइंस बताती है। यानी कि वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि उनका कलाम कोई इंसान का कलाम नहीं हो सकता, बल्कि ये एक देवी की आइडियोलॉजी है। अच्छा, एक तो उन्होंने ये बताया था और साथ में उन्होंने ये बताया कि सैटर्न अब जो है अपने रिटर्न में ईडन की तरफ वो कामयाब हो गया है, यानी जन्नत में दोबारा से दाखिल होने में वो कामयाब हो गया। थोड़ा सा रेफरेंस इसमें बताता चलूँ कि सैटर्न एक दफ़ा जन्नत में गया, वहाँ पर पकड़ा गया गार्डियन एंजल से, जो मुहाफिज वहाँ पे फरिश्ते होते हैं। वो ईव को वहाँ पे बुरे बुरे ख्वाब दिखा रहा था, एक मेंढक की शक्ल इख्तियार करके उसके पास बैठा हुआ था पहलू में और उसे बुरे बुरे ख्वाब दिखा रहा था, और वहाँ पर ये पकड़ा गया और इसको मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा। अब ये दोबारा से जो है अर्थ का चक्कर काटते हुए अब दोबारा से जन्नत में दाखिल हुआ है। अब ये बात यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हो जाती कि वो अर्थ का चक्कर काटते हुए दोबारा जन्नत में दाखिल हुआ। असल में यहाँ पे जो पॉइंट समझने वाले हैं वही इन लाइंस में सारे समझाए गए हैं कि आया वो किस तरह से दोबारा जन्नत में दाखिल हो सका, पैराडाइज में वो किस तरह से एंट्रेंस उसे मिली, क्या उसने धोखाधड़ी की, क्योंकि सैटर्न की धोखा, गाइल और डबल फेसिंग और उसकी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ग्लोरीफाई करके, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे के जॉन मिल्टन ने बताई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो किस तरह से सारे कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे कि किस तरह से वो दोबारा से जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो सका। अच्छा, फ्रॉम कॉम्पसिंग द अर्थ, मैं पेन अपना ओपन कर लेता हूँ क्योंकि कुछ नोट्स होते हैं। फ्रॉम कॉम्पसिंग द अर्थ कॉशियस ऑफ डे, सिंस यूरोइल रिजेंट ऑफ द सन डिस्क्राइड। अच्छा, कुछ ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ता है। आपने इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझने की कोशिश नहीं करनी, ज़्यादा कोशिश आपकी कॉन्टेक्स्ट पे और आइडियोलॉजी और बैकग्राउंड पे होनी चाहिए कुछ भी इंटरप्रेट करते हुए लिटरेचर में, और ये तो फिर है भी एक ओल्ड लिटरेचर ना। फ्रॉम कॉम्पसिंग द अर्थ, अर्थ का चक्कर काटते हुए, कॉशियस ऑफ डे, दिन के बारे में बड़ा मोहतात और केयरफुल रहते हुए, सिंस यूराइल एंजल ऑफ सन, regent of the sun, सॉरी थोड़ा मैं इंटरप्ट हो गया था। फ्रॉम कॉम्पसिंग द अर्थ कॉशियस ऑफ डे सिंस यूराइल रीजेंट ऑफ द सन डिस्क्राइड। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा था, कॉशियस ऑफ डे। अब ये दिन के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहा है, ये ज़मीन के उन्हीं हिस्सों के गिर्द चक्कर लगा रहा है जहाँ पे दिन नहीं है, जहाँ पर रात है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही वक्त में रात नहीं होती और एक ही वक्त में अंधेरा नहीं होता, और सॉरी दिन नहीं होता। कुछ हिस्सों में रात हो जाती है तो कुछ हिस्सों में दिन हो जाता है, तो ये उन्हीं हिस्सों के गिर्द चक्कर काटता है, उसी डायरेक्शन में चक्कर काटता है जहां पे सूरज गुरूब हो चुका होता है। उसकी वजह क्या थी? सिंस का माना है बिकॉज यूराइल एंजल ऑफ सन, जो सूरज का फरिश्ता था, रिजेंट ऑफ द सन डिस्क्राइड, जो कि सूरज का फरिश्ता था, उसने उसको एक दफा देख लिया था। ये वहां पर कहीं घूम रहा था, ठीक है, पहले चक्कर लगाने आया ये जब ज़मीन का, तो वहाँ पर ये पकड़ा गया और इस एंजल ऑफ सन ने ईडन के जो गार्डियन एंजल्स थे उनको बता दिया, और ये इसे वहाँ से भागना पड़ा कि मुझे कहीं पिटाई ना लग जाए। यानी कि सादे लफ्ज़ों में, बिल्कुल चाइल्डिश मैनर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये एक दफ़ा एंजल ऑफ सन के हत्थे चढ़ चुका है। कुछ रेफरेंस इसका बुक 6 से ये भी मिलता है 50 लाइन्स में जाके कि ये एक दफ़ा एंजल ऑफ सन को धोखा देने में कामयाब भी हो गया था। कामयाब किस तरह हुआ कि इसको अर्थ का रास्ता नहीं पता था और इसने उससे रास्ता पूछ लिया और
एंजल ऑफ सन ने इसको रास्ता बता भी दिया, ये समझते हुए कि ये कोई फरिश्ता है, ठीक है। उसको ये नहीं पता था कि ये तो ब्लैकलिस्ट हो चुका है, ये तो अब फारिग है अल्लाह ताला की नज़र में। तो दूसरी दफ़ा फिर उसने जब इसको, फिर इसने वहाँ पे थोड़ा सा दूर खड़े होके अर्थ को बड़ी नफरत अंगेज नज़र से देखा और कुछ बातें बड़बड़ाई, जिससे उसे पता चल गया कि ये ठीक नहीं है, इसके इरादे ठीक नहीं हैं। फिर उसने गार्डियन एंजल्स को बता दिया ईडन के, और उन्होंने इसको वहाँ पे धर लिया और इसे वहाँ से भागना पड़ा। तो अब दूसरी दफ़ा ये क्या कर रहा है, अब ये एक्सपीरियंस उसका दिखा रहे हैं कि वो किस कदर जीरक है, एक्सपीरियंस्ड है। अब वो दिन में चक्कर नहीं लगाता, उसे पता है कि यूरेल ने मुझे पकड़ लेना है, उसने उन्हें वॉर्न कर देना है, बता देना है ईडन के गार्डियन एंजल्स को, मुहाफिज फरिश्तों को, और मुझे फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये रात के वक्त चक्कर लगाता है। अब ये देखें कि इन 3 लाइंस में कितना डीप मैसेज है जो पिछली लाइंस के रेफरेंस में जाके हमें समझना पड़ा। डिस्क्राइब का मतलब होता है देखना, सॉ। यूराइल जो फरिश्ते का नाम है, कॉम्पसिंग द अर्थ गिर्द चक्कर लगाने को कहते हैं। कॉशियस का माना होता है एहतियात, दिन के बारे में वो एहतियात करता। हिज इंटरेस्ट एंड फॉर वॉन्ट दी चेरेबिम, अब वो वही स्टोरी बता रहे हैं कि जब इसे एक दफ़ा यूराइल ने देख लिया था, हिज एंट्रेंस एंड फॉर वॉन्ट द चेरेबिम, और उसने, चेरेबिम कहते हैं जो फरिश्तों का आला रुतबा होता है उसका नाम है। हिज एंट्रेंस, उन्होंने उसका दखूल को, उसके दाखिल होने को, उसके एंट्रेंस को देख लिया था, और उसने वॉर्न कर दिया था फरिश्तों को, दैट केप्ट देयर वॉच देंस फुल ऑफ एंग्विश ड्राइवन। उसने उन आला रुतबा फरिश्तों को बता दिया था जो कि नज़र रखते हैं, जो कि राखी करते हैं, जो कि गार्ड हैं ईडन के, ठीक है। उसने, इस एंजल ऑफ सन ने उन्हें वॉर्न कर दिया था। तो तब उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना हुआ था। देंस फुल ऑफ एंग्विश, तो वो बड़ा ही ना गुस्से में वहाँ से चल दिया था ड्राइवन, उसे जाना ही पड़ा था। ड्राइवन का मतलब है कंपेल्ड, मजबूर हुआ। द स्पेस ऑफ 7 कॉन्टिन्यूड नाइट्स ही रोड विद डार्कनेस, तो फिर वो ना 7 उसने चक्कर लगाए हैं रात के वक्त ही रोड विद डार्कनेस, उसने चक्कर लगाए हैं अंधेरे में। किसके गिर्द? जमीन के गिर्द। थ्राइस, 3 दफा दी इक्विनॉक्टिकल लाइन, 3 दफा तो उसने इक्वेटर के गिर्द चक्कर लगाए हैं। इक्वेटर के गिर्द चक्कर से मुराद है, जैसे अर्थ है ये एक बॉल की तरह है, तो अगर इसके इर्द गिर्द आप चक्कर लगाते हैं हॉरिजॉन्टली, तो उसको आप इक्वेटर, इक्विनॉक्टिकल लाइन है। ही सर्कल्ड, देखा सर्कल का वर्ड है, उसने गिर्द चक्कर लगाए, और फिर 4 दफा उसने 4 टाइम्स क्रॉस दी कार ऑफ नाइट। इसी तरह उसने 4 दफा कार ऑफ नाइट, यानी जाहिर है उसने इतने चक्कर लगाए तो उतनी दफा नाइट्स आई, उसने वहां पर क्रॉस किया फ्रॉम पोल टू पोल। अब दूसरी बात क्या कह रहा है यहाँ पे, ट्रांसवर्सिंग ईच कोलियोर, एक दफा उसने गोल चक्कर लगाए हॉरिजॉन्टली, फिर उसने वर्टिकली ऊपर से ऊपर है नॉर्थ पोल और नीचे है साउथ पोल, तो उसने फिर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भी चक्कर लगाए। 3 एक जगह लगाए, ठीक है। 7 नाइट्स टोटल हैं, तो 4 टाइम्स फिर उसने दूसरी तरह चक्कर लगाए, यानी ऊपर से नीचे, साउथ से नॉर्थ से साउथ, 4 चक्कर, और 3 दूसरी तरह, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा एक ना पोइट्स का अंदाज होता है चीज़ को इमेजिन करने का, अपनी कैपेसिटी दिखाने का। तो थोड़ा सा कई दफ़ा होता है कि बात को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया जाता है, और पोइट्री यही होती है। ट्रेवर्सिंग ईच कोलियोर, और कोलियोर कहते हैं जो गोल चक्कर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लगाया जाए, ठीक है। इक्वेटर तो है जो 2 हिस्सों में ज़मीन को तकसीम करता है, लेकिन अगर साउथ से नॉर्थ, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर है, तो वो हिस्सा कोलियोर है। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इसकी पिक्चर्स नहीं लगा सका, वरना मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता। कुछ मेरा चैनल अभी मोनेटाइज हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी क्योंकि ये ज़्यादा नासा की पिक्चर्स होती हैं, मैं तो नहीं कर सकता उसे, तो वो ऐसे ही कॉपीराइट क्लेम आ जाए, इशू बन जाए, तो मैंने इसलिए नहीं लगाई है। हाँ, आप ये कीवर्ड्स लिख के इक्वेटर लिखें और इमेजेस में जाएं, गूगल पे आपको मिल जाएंगी। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी नहीं मिले तो वो कमेंट में मुझे पूछ ले, मैं लिंक भेज दूंगा उसे, ठीक है। मैं इसलिए पिक्चर्स नहीं लगाई। ऑन द 8th नाइट, अब ये चक्कर हो गए उसके सारे। अब इस चक्कर से मुराद क्या है? वो सैर कर रहा है, उसे कोई आउटिंग का शौक है, वो कोई एंजॉयमेंट पे निकला हुआ है, नहीं। वो बेसिकली तस्कीर कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। एक्सप्लोर क्यों कर रहा है? ताकि वो समझ सके अर्थ को, उसके एटमॉस्फेयर को, उसकी डायरेक्शंस को, हर चीज़ को। जैसा कि पहले बताया कि उसे अर्थ की डायरेक्शन का नहीं पता था, तो उसने एंजल ऑफ सन से पूछा था। लेकिन अब वो इतना समझदार हो गया कि वो सिर्फ उस हिस्से में ही घूम रहा है जहाँ डार्कनेस है, और एंजल ऑफ सन से बचता बचाता वो ये सब काम कर रहा है।
वो एक्सप्लोर कर रहा है एंड और वो ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा। ऑन द 8th नाइट, 8वीं रात वो वापस लौटा, रिटर्न्ड एंड ऑन द कोस्ट एवर्स फ्रॉम द एंट्रेंस और चेरेबिक वॉच बाय स्टेल्थ। और अब ये ना कोस्ट एवर्स, जो हिस्सा थोड़ा सा दूर है ना फ्रॉम एंट्रेंस और चेरेबिक वॉच, जो कि जन्नत के दाखिले से और फरिश्तों की निगरानी से थोड़ा सा दूर इलाका है ना, वहां जाके लौटा है बाय स्टेल्थ, बहुत ही एहतियात के साथ, चुपके चुपके। स्टेल्थ का मतलब है एहतियात, केयरफुली एंड इन हिडन मैनर, चुपके चुपके। यानी कि अब ये जन्नत के भी उस किनारे पे जाके रिटर्न हो रहा है, निकला है जहां पर वॉच नहीं करते फरिश्ते, और जो कि एंट्रेंस वहां से है नहीं, बेसिकली वहां से कोई दरवाजा जन्नत का निकलता नहीं है, कोई चोर दरवाजा इसको अब पता है जहां से इसने जाना है, कोई चोर रास्ता इसको पता है, वो नीचे बताया जाएगा। मैं ये सस्पेंस आपका बना रहने देना चाहता था, लेकिन मैंने अब इसलिए बता दिया कि फिर आपको समझ नहीं आनी थी। ठीक है, अब ये इसका गाइल, इसका धोखा, डिसीव करना, यही ज्यादा इन लाइंस में हमें देखने मिलता है। बाय स्टेल्थ फाउंड अनसस्पेक्टेड वे, वो बिल्कुल अनसस्पेक्टेड, किसी शको शुबे के बगैर वो इस जगह पर पहुंच गया। देयर वॉज अ प्लेस, वहां पर एक जगह थी, नाउ नॉट, जो अब नहीं है, दो सिन नॉट टाइम फर्स्ट रोड द चेंज, वक्त ने नहीं बल्कि गुनाह ने उस जगह की शक्लो सूरत को बिगाड़ दिया है, उसे खत्म कर दिया है। गुनाह कौन सा है? गुनाह सबसे पहले सैटन की डिसोबीडियंस, उसका प्राउड, और दूसरा गुनाह जो है एडम और ईव की जो गलती है उसको कहा गया है, उसकी तरफ रेफरेंस दिया गया है, उसकी तरफ इशारा किया गया है कि वक्त ने नहीं इसको बदल दिया, बल्कि एक अजाब सी की कैफियत बनी है कि उनके गुनाह की वजह से उसकी ब्यूटी खत्म हो गई, खराब हो गया। उस जगह अब वो जगह क्या थी? वेयर टाइग्रिस रिवर ओपनिंग इट्स माउथ इन पैराडाइज। टाइग्रिस ना एक समंदर है जिसका मुंह जाके एक फवारे की शक्ल में जन्नत के गार्डन में खुलता है। ये वहां पर पानी वहां पर दिया जाता है इस सी के जरिए। एट द फुट ऑफ पैराडाइज इनटू अ गल्फ शॉट अंडरग्राउंड, ये अंडरग्राउंड, ये ना वेयर टाइग्रिस एट द फुट ऑफ पैराडाइज इनटू अ गल्फ शॉट अंडरग्राउंड। पहले तो ये रिवर था प्रॉपर, लेकिन फिर ये गर्क हो गया और अंडरग्राउंड चला गया। लेकिन अब इसका रास्ता फिर भी जन्नत के उस गार्डन के अंदर निकलता है जहां पर ये फुवारा फूटता है जाके, यानी कि फुवारा खुलता है जाके। लेकिन ये अब गर्क हो चुका है समंदर। एट द फुट ऑफ पैराडाइज इनटू अ गल्फ, एक पैराडाइज के अंदर गल्फ जो खुश्की की जगह है, अंडरग्राउंड। टिल पार्ट रोज अप अ फाउंटेन बाय द ट्री ऑफ लाइफ, ये जो है अंडरग्राउंड गुजरते हुए एक फवारा छूटता है बाय द ट्री ऑफ लाइफ के पास, इन विद द रिवर संक, जहाँ पे रिवर डूबा था, एंड विद इट रोज सैटन इन्वॉल्व राइजिंग मिस्ट। और ये वहां पर जाके गार्डन के अंदर ये है फुवारा है जो यहाँ से गुजरते हुए गुजरेगा तो सैटन वहां पर जाके उस फवारे से बाहर जन्नत के अंदर पहुंच जाएगा, बगैर किसी के पकड़े जाने के डर से वो यहाँ से अब गुजर रहा है। और सैटन इन्वॉल्व इन राइजिंग मिस्ट, और वो बुखारात जो होते हैं, वेपर्स होते हैं, उनकी सूरत में फिर वहां से बाहर निकलेगा फवारे से। अब ये देखें कि ये बिल्कुल जो एक डिस्क्रिप्शन है, ये बिल्कुल एक आम इंसान की समझ से बाला तर है, जिसे आप ये कह लें कि रोमांटिक जॉनरा कह सकते हैं, या एक इमेजिनेटिव एडवेंचरस किस्म का। तो वहां पर जाके ये निकलेगा, और फिर वहां पर निकलेगा भी किस तरह? एक मिस्ट की सूरत, एक बुखारात की सूरत, वेपर की सूरत इख्तियार कर लेगा और पकड़ा नहीं जाएगा। वेयर टू लाई हिड, अब आगे तो कहाँ छुपना है? सी ही हैड सर्च्ड एंड लैंड फ्रॉम ईडन ओवर वेयर टू लाई हिड। अब उसको ये नहीं पता था कि इसके बाद बुखारा वेपर बनने के बाद अब आगे क्या करना है। अब स्टोरी यहाँ से शिफ्ट लेगी, अब इसका दोबारा से वो जर्नी सारी बताई जाएगी जो इसने जमीन में की थी। सी ही हैड सर्च्ड, उसने समुद्रों की तलाश की, एंड लैंड, और ज़मीनों की, खुश्की खित्तों की, फ्रॉम ईडन से, ओवर पॉन्टस, ब्लैक सी एंड द पूल मॉइस्टस एजफ सी, अप बियॉन्ड द रिवर ऑब, फोर्थ लार्जेस्ट इन द साइबेरिया, डाउनवर्ड एज फॉर अंटार्कटिक एंड इन लेंथ वेस्ट फ्रॉम ओरेंटस रिवर फ्लोइंग इन लेबनान, सीरियन, टर्की टू द ओशन बियर्ड। अब ये सारे जगहों के नाम जो है ज़मीन की जगहों के नाम है। अब ये उसका ज़मीन में जो टूर सारा हुआ है उसे एक्सप्लेन कर रहा है। अब वो ये जानने के लिए ज़मीन पर घूम रहा था कि मैं कौन सी मखलूक की सूरत इख्तियार करूं जिसके ज़रिए से मैं छुप सकूं, और जो कौन सा जो है सबसे ज़्यादा मक्कार जानवर है उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलती है। अब छुपना कैसे है, कैसे छुपा जाए? वहां से तो निकल जाऊंगा फाउंटेन से, अब आगे कैसे छुपूंगा? किसका रूप किसके रूप में खुद को धारूंगा? सी ही हैड सर्च, उसने समुद्रों की तलाश की, एंड लैंड, ज़मीन की तलाश की,
फ्रॉम ईडन, अब ईडन से निकलने के बाद ओवर पॉन्टस ब्लैक सी, जो कि जिसका अब नाम पॉन्टस क्लासिकल नेम है, ब्लैक सी आप गूगल पे सर्च करें और इसको देखें ये कहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि मैं एस्ट्रोनॉमी का तो आपका टीचर हूँ नहीं जो मुझे इन सब सीज का और वो सब पता हो, मैं तो बिल्कुल आपको सरफेस लेवल की इन जगहों का बता सकूँगा। अगर आपको फर्दर नॉलेज चाहिए तो आपको ये देखने पड़ेंगे। अब बेसिकली यहाँ पे ये दिखाया गया कि वो ओवरऑल द अर्थ उसने घूमा है, रिवर्स के जरिए गया है और जगहों को देखा है। अब ब्लैक सी है वहाँ से, एंड द पूल मेस्टिस उसके करीब ही एजफ सी है नॉर्थ में। अब बियॉन्ड द रिवर ऑब, और फिर वो ऑब रिवर पे आया जो कि चौथा सबसे बड़ा सी है साइबेरिया में। फिर डाउनवर्ड नीचे को आया एंटार्क्टिका में, एंड इन लेंथ वेस्ट फ्रॉम ओरंटस, और लेंथ की सूरत में चला वेस्ट में फ्रॉम ओरंटस जो कि लेबनान, सीरिया और टर्की में एक दरिया बहता है। यानी ये सारे मुल्कों मुल्क पार कर रहा है और ये सब दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है अर्थ को। टू द ओशन बेयर्ड एट डेरियन पैसेज जॉइनिंग सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। अब ये ऊपर वाला सारा जो है, अब देखें ना अर्थ को अगर आप नक्शा खोलते हैं तो ऊपर आपके पास नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, बीच में सेंट्रल अमेरिका है। तो बेसिक अर्थ तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है ना। वैसे तो अर्थ बहुत बड़ा है लेकिन मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए समझा दिया है कि उसने सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका को देख लिया। अब वो नीचे साउथ अमेरिका की तरफ आ रहा है जहाँ पर गंगा और इंडस बहते हैं। ये इंडियन फॉलोअर्स के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि 16वीं सदी में इन लोगों के ये दरियाओं का नाम जॉन मिल्टन ने लिया है और उसके बारे में नॉलेज रखते हैं और उन्होंने इसके बारे में बताया है कि वो फिर उस लैंड की तरफ गया है जहाँ पे गंगा और इंडस बहते हैं। दस द ऑर्ब ही रोम्ड, इस तरह से उसने पूरे ऑर्बिट का चक्कर लगा लिया। विद नैरो सर्च, बहुत ज़्यादा उसने डीपली सर्च किया, एंड विद इंस्पेक्शन डीप, नैरोली सर्च किया और इंस्पेक्शन की, तलाश किया। कंसीडर्ड एवरी क्रिएचर, हर मखलूक को देखा, समझने की कोशिश की। विच ऑफ ऑल मोस्ट ऑपरचून माइट सर्व हिज विल्स एंड फाउंड, उसने वहाँ पे मुख्तलिफ क्रिएचर्स को देखा और उसने ये सोचने की कोशिश की कि वो किस क्रिएचर के रूप में खुद को डाले जो सबसे ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी में और उसकी प्लान्स को सर अंजाम देने में फिट साबित होता। ठीक है, अब उस किस क्रिएचर पे जाके उसका रुक्का खुला। द सर्पेंट subtlest beast of all the field, him after long debate irresolute of thoughts resolved his final sentence, chose fit vessel, fittest imp of fraud in whom to enter his dark suggestion hide। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। दिस सर्पेंट, उसने सांप को जो है सिलेक्ट किया, सटलेस्ट बीस्ट ऑफ ऑल। ये जेनेसिस के बुक में, बाइबल में ये बताया गया है कि ये सबसे ज़्यादा मुनाफिक और सबसे ज़्यादा डिसीव देने वाला जो है जानवर जो है वो सांप है। वहाँ पर ये बताया गया क्योंकि अम्मा हव्वा को भी इसने ही भटकाया रास्ते से। द फील्ड हिम आफ्टर लॉन्ग डिबेट, बहुत ज़्यादा सोचो विचार के बाद वो इसी को चूज़ कर पाया। इररेसोल्यूट ऑफ थॉट्स रिजॉल्व, उसके ये सोच ख़त्म हुई। हिज फाइनल सेंटेंस, उसने आखिरकार चूज़ किया। फिट वेसल, फिटेस्ट इम्प ऑफ फ्रॉड। यहाँ पे अब जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि सांप की सूरत में ही शैतान तुम फिट आ सकते थे। एक तो तुम्हारा जिस्म भी उसमें सही तरह से सोल फिट आ सकती थी, तुम्हारी सोच भी उसी के मुताबिक है, ये बताया गया है। फिटेस्ट इम्प ऑफ फ्रॉड, और जिस तरह वो फ्रॉड करता है, फ्रॉडिया है, ऐसे ही तुम हो। इन होम टू एंटर, जिसके अंदर तुम जा सकते थे। एंड हिज डार्क सजेशन हाइड, और इस तरह से वो अपनी तरीकी को इसमें छुपा गया। तो ये आज की लाइन्स थी। आई होप आपको पसंद आए। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।